नमस्कार मित्रों, मैं शुभम कुमार आपका अपने इस YouTube चैनल द मीनिंग ऑफ बुक्स पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संविधान के भाग 3 अथवा मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम मौलिक अधिकारों की ज़रूरत तथा उनकी विशेषता को जानने का प्रयास करेंगे और अनुच्छेद 12 व 13 को समझेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारी पहली वीडियो संविधान का भाग 1 व संविधान का भाग 2 अभी तक नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट राज्य व्यवस्था में जाकर पहले उनको देखें और उसके बाद मौलिक अधिकारों को समझने का प्रयास करें। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। इस संबंध में संविधान निर्माता अथवा हमारी संविधान सभा अमेरिकी संविधान के अधिकार विधेयक अथवा वहाँ के लोगों के अधिकारों के कानून से बहुत अधिक प्रभावित रही है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित भी है। इसमें अथवा भाग 3 में एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अभी यहाँ पर एक सवाल और उत्पन्न होता है कि आखिर मैग्ना कार्टा है क्या। मैग्ना कार्टा ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम्स इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है, जिसमें बैरनों अथवा सामंतों को कुछ अधिकार दिए गए थे, जिसमें गुलाम वर्ग तथा मजदूर वर्ग भी शामिल थे, जो राजा जॉन द्वारा बैरनों पर अधिक वर्षों से लादे गए अन्यायपूर्ण करों तथा अत्याचारों का परिणाम था। बैनरों के राष्ट्रीय विद्रोह के कारण राजा जॉन को इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। दूसरे शब्दों में कहे तो मैग्ना कार्टा द्वारा विश्व में पहली बार आम जनता के हितों के लिए कुछ अधिकार दिए गए थे। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विस्तृत विवरण विश्व के किसी भी देश के संविधान में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो। अब आइए सबसे पहले मौलिक अधिकारों पर चर्चा करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। वास्तव में मौलिक अधिकार ऐसी परिस्थिति है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक अथवा अनिवार्य होती है। संविधान में मौलिक अधिकारों को विशेष स्थान दिया गया है, जो न्यायालय द्वारा वाद योग्य होते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को मिले अधिकार होते हैं। न्यायालय द्वारा वाद योग्य होने से मतलब है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम उनकी रक्षा हेतु न्यायालय जा सकते हैं, और यदि अधीनस्थ न्यायालय न जाकर हम चाहे तो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है कि मौलिक अधिकार क्यों हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास अर्थात भौतिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, और यही देश का संविधान ही नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी भी देता है। मूल रूप से हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें नंबर 1 समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, और नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में, नंबर 6 संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में, और नंबर 7 सांविधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिए गए थे। लेकिन संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को कुछ अपवादों के चलते 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 कै के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह फिलहाल शेष 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि के बाद अब अनुच्छेद 12 व अनुच्छेद 13 पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 35 तक विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, और अनुच्छेद 12 में इसी राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित तत्व शामिल है। नंबर 1 भारत सरकार एवं संसद, नंबर 2 राज्य सरकार एवं विधानमंडल, नंबर 3 सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएँ,
पंचायत, जिला बोर्ड सुधार न्यास आदि। नंबर 4, अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण आदि जैसे LIC, ONGC, सेल आदि। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। इस तरह राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाई के कार्यों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है यदि वह मूल अधिकारों का हनन कर रही हो या ऐसी इकाइयों के द्वारा मूल अधिकारों का अल्पीकरण हो रहा हो। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियों की चर्चा करता है और यह घोषित करता है कि मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में कहे तो मौलिक अधिकारों को कम करने या उनका उल्लंघन करने वाले सभी कानून अमान्य होंगे, अर्थात ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है, जो किसी भी विधि अथवा कानून को मूल अधिकारों के उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। नंबर 1, स्थायी विधियाँ, ऐसी विधियाँ जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होती है। नंबर 2, अस्थायी विधियाँ, राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। नंबर 3, प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना। नंबर 4, विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाली प्रथा आदि। न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को भी अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है। अब अंत में समय है कुछ प्रश्नों का, जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हो। हमारा पहला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था? इसके विकल्प है नंबर 1, 1976, नंबर 2, 1978, नंबर 3, 1984 और नंबर 4, 1996। हमारा दूसरा प्रश्न ट्रू और फॉल्स से संबंधित है, जिसमें पूछा गया है कि क्या मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम सिर्फ उच्चतम न्यायालय ही जा सकते हैं या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 को अगले अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।